हेलो। हेलो। हाय रवि। गुड इवनिंग सर। You getting my voice now? Yeah. यस सर, यस सर। So have you done some practice? हाँ, यस सर। Do you have any सर doubt? लास्ट। हाँ Hmm? Do you have any doubt or anything? सर, एक्चुअली दो Hmm. दिन से अभी टाइम नहीं मिला। मैं अगर होगा तो पूछूंगा सर। Hmm. अभी लास्ट 2 दिन से सर थोड़ा टाइम नहीं मिला। अच्छा। मैं प्रैक्टिस करूंगा उसको। वो तो मॉडल तो हो गया सर मेरा। मॉडल क्या मतलब सिर्फ अभी ज्योमेट्री मॉडल करिए या लोड वोड सब अप्लाई कर दिए सारे? नहीं, लोड अप्लाई नहीं किया सर अभी। मॉडलिंग कर ली है पूरी? हाँ, यस। डेड लोड के लिए चेक कर लिया वो जो इशू आ रहा था शायद पिछली बार हाँ, तुम्हारे वो हो मॉडल? गया सर। वो हो गया ना हाँ, हो सही? गया सर। हाँ, यस सर। तो मतलब और बाकी लोड रह गए बस। बाकी लोड रह गए। और सर एक बार देख लीजिएगा, लास्ट वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ है। वीडियो बंद पूछ बोल अब बोल दिया करो, ग्रुप में कोई इशू नहीं होता। वो ज्यादा अमन के पास से होता है, उसके पास सर्वर रहता है क्योंकि मेरे पास सर्वर नहीं रहता है। ओके, मेरे मैं एक यहाँ बार से तो ऑटोमेटिक चला जाता है, तो वो शायद कुछ सर्वर पे वो रखना पड़ता है या ऑटोमेटिक कुछ होता है सिस्टम। मतलब जूम जो है वो ऑटोमेटिक कहीं पे रखता है, फिर शायद अमन वहां से उसको कॉपी पेस्ट कर देता है। ठीक है, तो ठीक है, मैं ग्रुप ज्यादातर में एक काम तो बार। ऑटोमेटिक ही हो जाता है, लेकिन कभी कभार रह जाती है चीजें। एक बार देखना, क्योंकि एक दिन तो लग जाता है, मैंने बताया था ना कि 24 घंटे तो जी मिनिमम जी। लग जाते हैं। उसके बाद हो जानी चाहिए, अगर नहीं होती है तो बस एक बार रिमाइंड करा दिया अगर हम उनको कभी देता है। कोई ओके दिक्कत सर। नहीं। आई एम वेटिंग फॉर अदर पीपल टू ज्वाइन हाँ बिकॉज हाँ, ओके नाउ सर, नो प्रॉब्लम। मैं वो स्टार्ट करूंगा प्री स्ट्रेसिंग। क्योंकि अब आरसीसी गटर में सिर्फ एक वो बचती है, उसमें स्लैब। स्लैब हम डिस्कस कर लेंगे जब हम पीसीएससी का, क्योंकि सारी स्लैब का डिजाइन सेम होता है, किसी का अलग नहीं होता। एंड क्रॉस गटर का डिजाइन भी सेम होता है, वो भी कोई डिफरेंस नहीं होता। मतलब नॉर्मल एज ए नॉर्मल बीम डिजाइन करते हैं। मेन गर्डर होता है उसकी, और सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन भी आरसीसी गर्डर का इतना ज्यादा वो नहीं होता है हैवी। ज्यादातर जो वो हैवी बनेंगे वो पीसीएससी गर्डर के और स्टील गर्डर के उन सबके बनते हैं। तो इवनिंग वो सर। गुड गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हमारे अमन हमारे के बाद। हाँ विनाश, तुम्हारा क्या इशू आ रहा था तुम्हें? सर, हाँ, एक सर क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ बोले। सर गर्डर में हम लोग का पीसीएससी गर्डर है, सपोज दैट उसमें हॉगिंग कितना अलाउड रहता है? मतलब जैसे डी स्ट्रेसिंग करने के बाद गर्डर में हॉगिंग आता है ना सर। हॉगिंग नहीं, वो आता है उसमें बेंडिंग्स आती है। मतलब हाँ, वो एक तरीके से हॉगिंग हम इतना अलाउड करते हैं हॉगिंग की लाइव लोड के बाद गडर स्ट्रेट हो जाए, वो परमानेंट ओ, उसमें ना रहे, परमानेंट हॉगिंग शेप में। अच्छा, वो ऊपर ओके। साइड जाता है ना गटर प्री स्ट्रेसिंग के बाद। हाँ, ऊपर तो साइड उसमें क्या, जाता है मैं वो। बताता हूँ उसमें होता क्या है। जो ऊपर साइड जाता है कोई दिक्कत नहीं है, जब हम अभी प्री स्ट्रेसिंग डिस्कस करेंगे बता दो, उसमें दो तीन चीजें भी होती है कि लॉन्ग टर्म में जैसे लॉसेस आते हैं ना प्री स्ट्रेसिंग में, तो वो अपने आप ही जी। सैगिंग में जाने लगता है। अगर तुम्हारा हॉगिंग में भी है तो एक साल बाद वो अपने आप स्ट्रेट हो जाएगा या सैगिंग में चला जाएगा। तो कभी सर कभार ये भी, उस हाँ बताओ। इसका किसी कोड में हॉगिंग का हाँ लिमिटेशन हाँ है? हाँ, सिर्फ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, जितनी उसकी मैक्सिमम लिमिट हमें पास दी हुई है L/800 एज पर IRC 112, वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर वो क्रॉस कर देगी फॉगिंग या सैगिंग दोनों में, तो दिक्कत है। उसके बाद अगर हमारा जा रहा है तो कोई नहीं, वो एक तरीके से हम बहुत, ये तो आप इसकी बात करो प्री स्ट्रेसिंग, अगर लॉन्ग स्पैन का ब्रिज होता है तो हम जानबूझकर हॉगिंग देते हैं। मतलब जानबूझ के हम चाहते हैं L/2 पे, मतलब जहाँ पे मेरा मिड पोर्शन है ब्रिज का वहां पे ज्यादा हॉगिंग हो, और फिर जब सपोर्ट पे आता जाए तो वो कर्व में 1/2 1:1.5% का कर्व या 1% का कर्व मेंटेन करें। वो होती है जरूरत, लेकिन सैगिंग में तो हमारा ये पीसीएससी में तो जानबूझ के पीसीएससी की वजह से आता है। लेकिन जो बहुत सी जगह पे हम जानबूझ के देते भी हैं, जैसे स्टील होता है, स्टील में उसको कहते हैं कैम्बर, प्री कैम्बरिंग। तो स्टील में हम प्री कैम्बर देते हैं, और पीसीएससी में अपने आप ही प्री कैम्बर मिल जाता है इसकी वजह से, अपनी प्री स्ट्रेसिंग की वजह से। और अगर आपका हमारा बैलेंस कैंटिलीवर है तो उसमें भी प्री कैम्बरिंग दी जाती है। तो इसको वैसे कहते हैं प्री कैम्बरिंग, कि पहले ही हमने उसे ऐसी स्टेज पे पहुंचा दिया जब उस पर लोड सप्लाई होंगे,
वो अपने आप स्ट्रेट हो जाएगा, ये थोड़ी फॉगिंग रहेगी। फिर जब लाइव लोड आएंगे तो अपने आप ही नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर एज पर लिमिट हमारी फॉगिंग और सैगिंग ओके है तो कोई खतरे की बात नहीं है। बस लेकिन फिर ये होता है कि व्हीकल के, आपने देखा होगा किसी ब्रिज पे ना ऊबड़ खाबड़ भी होता है कि वो रोलर कोस्टर ऊपर नीचे, कोई कोई बहुत कोई कोई ब्रिज होते हैं, तो उसमें ये फॉगिंग ज्यादा आ जाती है प्री स्ट्रेसिंग की वजह से, तो वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसका कोई सोल्यूशन तो होता नहीं है। तो वो परमानेंट जब हाँ। भी अपने आप सेटल करेगा कर जाएगा। नहीं, सर उस अगर ज्यादा हॉगिंग आ जाती तो उसमें स्लैब की थिकनेस भी वेरी करने लगती है हाँ, उधर उधर। अगर ज्यादा आ गई तो दिक्कत है, बहुत ज्यादा वैसे आती नहीं है ज्यादा, क्योंकि डिजाइन रहता है पूरा का पूरा, तो वो चेक कर लेते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा लिमिट से ज्यादा आ जाए तो फिर तो दिक्कत है, फिर तो आपका ये क्या नाम है, स्लैब ही फेल हो जाएगी। जितनी ज्यादा आती हाँ जाएगी स्लैब फेल होने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। क्रशिंग, जो क्रशिंग पावर होगी ना पीसीएससी की वजह से, वो बहुत ज्यादा जी। इंक्रीज हो जाएगी। तो चांसेस ये है कि पीसीएससी की वजह से एक तो सपोर्ट पे लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा, और दूसरा स्लैब फेल हो जाएगी। या फिर तो आपको स्लैब का एरिया बढ़ा के, स्लैब का एरिया बढ़ाना पड़ जाएगा फिर। उससे क्या होगा, स्लैब सेव होगी, उससे डेड लोड बढ़ेगा स्लैब का, और उससे वो जो आपकी एक्स्ट्रा हॉगिंग गई है वो कम हो जाएगी। एक तो यही एरिया सोल्यूशन। बढ़ाने के मतलब तो उसका विड्थ बढ़ाएंगे। हाँ, डेप बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन वो बढ़ाते नहीं है। क्यों नहीं बढ़ाते? क्योंकि आपके एफआरएल फिक्स होते हैं। फाइनल तो उसका फिक्स है सर। हाँ, तो इसी वजह से नहीं खेलता था। हाँ विनाश को। सर एक्चुअली मैं जब अब जो बताए थे वो कर रहा था, तो मेरा हाँ हाँ। इंड मैं जब क्या था, अप्लाई कर रहा था लोड सर, जो आप बताए एस 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 डी एक्स एस डी वाई, तो मैंने कौन अप्लाई सा, वो सीस्मिक के या एसआईडीएल? सर बाउंड्री में जाके जो आप बताए थे उस समय। बाउंड्री पे जाके तो वो थे क्रैश बैरियर के, हाँ क्रैश बैरियर। क्रैश, हाँ हाँ। तो सर वो अप्लाई कर रहा था, वो सिलेक्शन नहीं हो रहा था, और जब मैंने हम्म। स्लैब पर लोड अप्लाई किया तो सिलेक्शन तो बताया तो है मैंने तुम्हें कि सर उसको विंडो को सिलेक्ट करके तब सिलेक्ट करना होता है। मैंने किया सर, नहीं हुआ, और फिर सर इंड मैं जब अप्लाई किया था इंड डायफ्राम भी वो ऑटोमेटिक हट गया, पता नहीं कैसे। ऑटोमेटिक हट गया। तो हट गया तो कोई नहीं, दोबारा सिलेक्ट करके दोबारा अप्लाई कर दो, सर कोई थोड़ा इतना इशू बता नहीं। देते एक बार, नहीं हो रहा, मैंने बहुत टाइम दिया उसमें, नहीं होती, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ अच्छा, पाया। चलो एक बार और दिखा देता हूँ मैं, एक मिनट मॉडल खोल लेता हूँ, वही वाला पुराना। शेयर करूँ क्या सर अपना स्क्रीन? हाँ, अपना स्क्रीन शेयर कर लो, मैं एक मिनट ओपन कर देता हूँ। हाँ, ये लो, अपनी स्क्रीन दिखा दो, उसमें कर लेंगे। आप सिलेक्ट करके दिखाओ, क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा? नहीं, इसके बराबर वाला सिलेक्ट करो, इसके बराबर वाला। ये सर, नहीं नहीं, ये इसके लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ये इसके लेफ्ट लेफ्ट, जो सिलेक्ट करा उसके लेफ्ट। हाँ ये। हाँ, फोटो सर किया पहले तो सिलेक्ट। हम ये बाउंड्री में जाकर हम लोग इस पर एक मिनट से हाँ, इस इलास्टिक लिंक इलास्टिक, क्रिएट करने हैं। हाँ तो अब इलास्टिक पे जिसको भी तुम्हें एच डी एक्स को 10 उसकी पावर वो कर लो, 10E8 लिखो, 10E8। 10 के पावर ई 8 कर ई दो। ई ई 8, नॉट पावर, E8 लिखो। E8 सर। E8 8। हाँ, नाउ इट फाइन, नाउ इट 10 to the power 8। ओके एंड डू नॉट, ओके। नाउ एच डी एक्स का मीनिंग क्या हुआ कि तुम्हारा जो मेन डायरेक्शन है जिससे कनेक्ट हो रहा है वो फिक्स हो जाएगा, मतलब वर्टिकल जेड डायरेक्शन विल बी फिक्स बाय एच डी एक्स। नाउ एच डी वाई और एच डी जेड क्या है, हमारे वो वाले डायरेक्शन है ट्रांसलेशन वाले। एच डी वाई जो है तुम्हारा ट्रांसफर डायरेक्शन में है, और एच डी जेड जो है तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। अब तुम्हें जिस बियरिंग को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फ्री रखना है वो जीरो रहेगी, जिस बियरिंग को ट्रांसफर डायरेक्शन में जीरो रखना है वो एच डी वाई जीरो रहेगा। सर शुरू में तो आपने पूरा SDX SDY SDZ इसमें आपने एक एक बियरिंग जो होगी मेरी पिन होगी, वो कौन सी थी, मिडिल वाली। सर मुझे बता दी, नहीं समझ में आ रहा था। बेरिंग नहीं आई, तुम्हें समझ में आएगी ये बात। ओके, मैं ऑप्शन नहीं, चलो मैं तुम्हें, मुझे अपनी स्क्रीन पे कुछ जाना पड़ेगा। मैं सिलेक्ट शेयर कर रहा हूँ तो अपना वो कर दो, क्या नाम है, स्क्रीन डी शेयर करो वरना तुम्हें दिखाई नहीं देगा। स्टॉप कर देता हूँ। कर दिया? दिख रही है स्क्रीन? हाँ सर। अब इसमें क्या होता है,
एक मिनट में इसको ना यहाँ वाले पे शेयर करता हूँ। शेयर। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा गर्डर है, 3 गर्डर है हमारे पास। यस सर। एक मिनट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। अब मैंने तुम्हें बताया था कि एक यहाँ बेरिंग आनी है, जी सर। एक यहाँ बेरिंग आनी है। ये बेरिंग के हिसाब से होता है, बेरिंग कितनी आनी है तुम्हें बेरिंग समझनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट है बेरिंग समझना, क्योंकि इसी पे ही पूरा ब्रिज का कॉन्सेप्ट टिका हुआ होता है। अब तुम किसी एक, क्योंकि ये 3 गर्डर हैं तो मैं किसी दो को फिक्स नहीं बनाऊंगा, मैं किसी एक को फिक्स बनाने की कोशिश करूंगा। फिक्स का मतलब ये होता है कि मैं उसके तीनों डायरेक्शन को की फोर्सेस रजिस्ट करूंगा, लेकिन मूवमेंट फिर भी मेरा फ्री होता है। बेरिंग हम देते ही इसलिए कि जो सुपर स्ट्रक्चर का मूवमेंट है वो सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन में ना जाए, मेरे पियर कैप में ना जाए, बेरिंग सारा एब्जॉर्ब कर लेगी। तो मैं इस बियरिंग को बनाऊंगा पिन बियरिंग। पिन भी कहते हैं हम, फिक्स भी। फिक्स इन टर्म होता है कि सारे डायरेक्शन फिक्स है, फिक्स ऑल डायरेक्शन। और पिन का मतलब यही होता है कि सारे डायरेक्शन फिक्स हैं। तो ये मेरी बन गई पिन बियरिंग। अब इसमें जो है तुम्हारा SDX, SDY और SDZ, तीनों में तुम्हारा 10 आएगा। हमेशा मिडिल वाली को फिक्स बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ट्रांसलेशन वाली मूव कर सके इधर उधर। तो 10 8 कितना भी ले लो, इसका भी यही आएगा। अब जब मेरी ये फिक्स हो जाती है, तो इसके जो सामने वाली होती है, इसको मैं हमेशा बनाता हूँ लॉन्गिट्यूडनली फ्री। इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनली फ्री और लॉन्गिट्यूडनली गाइडेड। गाइडेड, फ्री, कुछ भी कह सकते हो। तो फिक्स, जो भी फिक्स होती है उसके अपोजिट में हमेशा लॉन्गिट्यूडनली फ्री आती है, ताकि मेरा ब्रिज जो है ऐसे मूव कर सके इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अब हमने देख लिया कि मेरा ब्रिज तो ये वाले इसके इस बेयरिंग अरेंजमेंट दोस्त के हिसाब से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है, लेकिन मुझे कैसे और फ्री चाहिए ब्रिज, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करे और इस डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, अब इस ये फिक्स है तो मैं इस डायरेक्शन में फ्री चाहता हूँ, लेकिन लॉन्गिट्यूडनली फ्री नहीं चाहता, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे ट्रांसफर डायरेक्शन में फ्री, और ये भी ट्रांसफर डायरेक्शन में फ्री। अब लेकिन इस पे क्या होगा, इस पे ये ट्रांसफर्स में भी मूव कर सकता है और लॉन्गिट्यूडनली भी मूव कर सकता है, ट्रांसफर्सली भी। तो ये बोथ डायरेक्शन फ्री होता है। इसको कहते हैं ट्रांसफर गाइडेड। ट्रांसफर्स गाइडेड, और ये होती है फ्री बेयरिंग। फ्री बेयरिंग सिर्फ वो होती है जो, जिसमें सिर्फ वर्टिकल फोर्स को ही रजिस्ट करना होता है, वो और कुछ रजिस्ट नहीं करेगी, सिर्फ SDX को रजिस्ट करेंगी। तो मैं तुम्हें यहाँ लिख भी देता हूँ, ये क्या होगा, सिर्फ SDX आएगा इसमें, इसमें भी SDX आएगा, X। इसमें क्या होगा, SDX आएगा। और हमें पता है इसमें क्या करना है, लॉन्गिट्यूडनली फ्री रखना है, तो SDZ जो है वो फ्री रखना है, तो SDY भी आएगा। और इसमें क्या होगा, SDX तो सब में ही आना है, SDX कॉमा SDZ, SDX कॉमा SDZ। तो ऐसे अरेंजमेंट रहेगा, ये तीनों, ये इसमें तीनों पे रखो, इसमें दो, इसमें दो, फिर इसमें एक 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 एक, और इसमें दो। तो ये है मेरा बेयरिंग अरेंजमेंट, और ऐसे ही मुझे रिप्रेजेंट करना होता है। और यही चीज अच्छा होता है मिडास में, कि हम बेयरिंग को ओरिजिनल उसके
बिहेवियर के हिसाब से हम मॉडल कर सकते हैं। और जो तुमसे मैं एच डी एक्स लिखवा रहा हूँ, ये उसकी स्टिफनेस होती है बेरिंग की। क्योंकि हमारे पास एक्चुअल बेरिंग की स्टिफनेस की वैल्यू नहीं होती है, तो हम उसको थोड़ा हाइयर लेके चलते हैं। वरना हमारी जैसे इलास्टोमेरिक बेरिंग्स होती है, उसमें हमारे पास पहले से ही थोड़ा बहुत हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कि कितनी स्टिफनेस आएगी, क्योंकि वो पार्शियली फिक्स होती है और पार्शियली फ्री होती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन होती है। अदरवाइज जो नॉर्मल बेरिंग, ये इलास्टोमेरिक वैसे भी नॉर्मल ब्रिजेस में यूज नहीं होती, सिर्फ तुम्हारे वायरडक्ट या फिर उसमें यूज होगी, मेट्रो के वायरडक्ट में या नॉर्मल वायरडक्ट। करीब अगर तुम्हारा ब्रिज 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जा रहा है या एलिवेटेड रोड, तब जाके इलास्टोमेरिक बेरिंग यूज होती है, क्योंकि रिपीटेटिव केस में यूज होती है बस। वरना नॉर्मल बेरिंग हमेशा यही रहती है फिक्स फ्री। अब इसमें ये बेरिंग भी होती है यहाँ पे, ये वाली हो जाती है पॉट पीटीएफई। पॉट पीटीएफई बोल लेते हैं, इलास्टोमेरिक भी यूज हो सकती है, और पीटीएफई। और ये वाली बेरिंग जो होती है, ये इसको बोलते हैं मेटल गाइडेड। रोलर भी आ जाती है यहाँ पे कभी कभार, अगर तुम्हें एक सेट को रोल कराना है, लॉन्गिट्यूडनली फ्री करना है, ये होती है फ्री। इसको फ्री ही कहते हैं ज्यादातर, कुछ और नहीं बोलते हैं ज्यादातर नाम। ये भी पॉट पीटीएफ ही हो सकती है, और ये भी सारी पॉट पीटीएफ ही भी हो सकती है, और इन सब के अलग अलग पर्टिकुलर बेयरिंग्स भी हैं। मे भी शायद मेरे पास एक फाइल थी, वो मैं शेयर कर दूंगा बेयरिंग से रिलेटेड। फ्री बेयरिंग भी पॉट पीटीएफ ही हो सकती है, और डिफरेंट अरेंजमेंट भी हो सकते हैं। ये ट्रांसफर्स गाइडेड भी कहलाती है। और अपने पॉट पीटीएफ की, पॉट पीटीएफ ही जनरली हायर स्पैन में यूज होती है। बाकी ये मेटल गाइडेड ट्रांसफर्स होती हैं, और ये भी मेटल गाइडेड होती हैं। तो मेटल गाइडेड जो होती है हमारी सस्ती आती है, इसलिए वो शॉर्टर स्पैन में यूज होती है। पॉट पीटीएफ ही जो है हमारी महंगी आती है, स्पेरिकल वेयरिंग भी होती है कुछ, तो ये काफी महंगी होती है, क्योंकि इसमें पॉलीथाइलीन मटेरियल लगा हुआ होता है। इस चक्कर में ये काफी महंगी आती है। इसमें मेटल और उसकी, और इलास्टोमेरिक बेयरिंग भी बीच में आती है। इसमें तो इलास्टोमर और रीइंफोर्समेंट की लेयर्स होती है। मतलब एक तरीके से इलास्टोमर को रीइंफोर्स किया जाता है स्टील के थ्रू, टू टेक हायर लोड्स। तो ये सारे, ये तो होते हैं बेयरिंग के नेम, लेकिन बेयरिंग का नेचर कैसा है वो हमें मॉडल करना होता है। क्योंकि जनरली हम बेयरिंग डिजाइन नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, फोर्सेस निकालते हैं, मतलब रिएक्शन फोर्सेस, एंड हम जो भी बेयरिंग मैन्युफैक्चर है उसको दे देते हैं कि भाई तुम अपने हिसाब से हमें अपनी बेयरिंग बताओ कि कितने की पड़ रही है। या क्योंकि हमारे पास बेयरिंग की ज्यादातर, कोई ब्रिज इंजीनियर के पास इतना, अगर करना है कर भी सकता है, लेकिन करते नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। बेयरिंग मैन्युफैक्चर अपना, पहली बात तो वो कॉस्ट कम करता है। अगर हम डिजाइन करके देंगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, करीब डबल का डिफरेंस आ जाएगा। बेयरिंग मैन्युफैक्चर के पास अपनी ही कॉस्ट कटिंग मेथड होते हैं अवेलेबल, उसको कितना मटेरियल लगाना है, कितना क्या लगाया है। और उसके बाद इन हाउस सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होते हैं कि ये यूज करके मैं कैसे इसको कम कर सकता हूँ, या वर्टिकल लोड। कभी कभार जब कर्व स्पैन या दूसरे टाइप ऑफ केबल गर्डर ब्रिजेस आ जाते हैं, तो उसमें हमारी टेंशन बेयरिंग भी आती है, लेकिन नॉर्मल ब्रिजेस में टेंशन बेयरिंग नहीं आती। यही होते हैं कि एक पिन होगी, एक लॉन्गिट्यूडनल गाइडेड होगी, एक ट्रांसवर्सली गाइडेड होगी, और एक फ्री होगी। तो ये हमेशा इनिशियल अरेंजमेंट यही होता है, एक बेयरिंग को फिक्स बनाते हैं, उसके सामने वाली को फ्री करा देते हैं। अब इसके सामने, इसके जो इधर साइड होती है ट्रांसवर्सली, वो ट्रांसवर्सली फ्री हो जाती है। इसके जो, अब हमें क्या देखना होता है, इसके सामने ये आ रही है, तो ये लॉन्गिट्यूडनली भी फ्री होगी और ट्रांसवर्सली भी फ्री होगी। दोनों डायरेक्शन में ये दोनों फ्री हो जाती है, क्योंकि ये इसके सामने आ रही है तो इस डायरेक्शन में फ्री करना है, और इस डायरेक्शन के सामने आ रही है तो इस डायरेक्शन में फ्री करना है। तो ऐसे ही मूव करना होता है, पहले एक को फिक्स करा, उसके सामने वाली को फ्री करा दिया, और इसके सामने वाली को फ्री करा दिया। अब इसके सामने वाले को फ्री कराया और इसके सामने वाले को फ्री कराया। तो इस तरीके से ही तुम्हें अपने मॉडल में भी अप्लाई करना होता है और आगे भी अप्लाई करना होता है। हाँ, आया अविनाश ये समझ में? यस सर, बट सर अप्लाई करे तो हो नहीं रहा था, इसलिए मैं। आप करो ना, अप्लाई हो जाएगा। आप करके दिखाओ। एक बार बता दीजिए सर कैसे अप्लाई करना है। हाँ, खोलो स्क्रीन में अपनी, हटाता हूँ। बन गया। तुम अपनी शेयर करना। शेयर करूँ सर? 1 मिनट। हाँ, करो। अरे तो मैं शायद कंट्रोल में, तो मैं बता देता हूँ कैसे रिक्वेस्ट कंट्रोल।
कर रहे हैं हाँ नहीं सर? नहीं पता नहीं, मैंने मांगा है, तुम्हारे पास गया है। अप्रूव कर यहाँ दिया पर मैंने। हाँ तो लेकिन बहुत स्लो चल रहा है शायद नेट मेरा तुम्हारा हाँ। नहीं, तो वो आ नहीं रहा, मुझे दूसरे मॉडल में दिखाना पड़ेगा अपने में अच्छा ही। मैं करता हूँ सर, आप बताइए। तुम अब एक काम करो, तीनों में 10E8 लिखो और वो मिडिल वाली नोट्स पे अप्लाई करें। लिखो 10E8, नीचे भी, इधर भी लिखो। अब यस नीचे सर। जाओ, इसी में नीचे जाओ, नीचे नहीं यहीं पे नीचे जाओ, ऐसे थोड़ी अप्लाई हो जाएगा। हाँ यहाँ इस पे क्लिक करो, टू नोट्स के, हाँ ग्रीन कलर का जो लगता हुआ ग्रीन कलर का है ना, देखो लेफ्ट में जाओ। हाँ सर, ये इसको सिलेक्ट करना ना, पहले ये फिर ये। नहीं नहीं उसको नहीं करना, वहाँ लेफ्ट में जाओ जहाँ टू नोट्स लिखा हुआ है। हाँ यहाँ सर ये। हाँ टू नोट्स पे क्लिक करके फिर उन दोनों को क्लिक करो, नोट्स। इसको इसको। हाँ पहले एक टू मिनट। नोट्स पे तो क्लिक करो, ग्रीन ग्रीन कलर का जो बना रहा है लेफ्ट हाँ सर साइड में। हाँ ये तो कर दिया मैंने, क्लिक तो कर फिर तो दिया। एक एक करके दोनों नोट को सिलेक्ट करो, वो अप्लाई हो जाएगा बस। अरे इससे सिलेक्ट नहीं करना, बस ग्रीन पे क्लिक करो और सिलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा ग्रीन ये। पे हाँ बस, अब क्लिक करो, अब नीचे क्लिक करो, हो गया। अच्छा सर, मैं क्या कर रहा था नहीं तो कि। कमांड देने की अलग प्रॉपर्टी होती है और नोट्स को सिलेक्ट करने की अलग होती है। अच्छा तुम ये मैं क्या। कमांड दे रहे हो। हाँ तो मैं क्या कर रहा था सर कि इस पर हाँ क्लिक तुम इसको करके। क्लिक करके ब- तुम वापस सिलेक्शन कर रहे थे नोट्स का। हाँ। हाँ तो चाहे इसी वजह से नहीं हो रहा था वो अप्लाई। ओके ओके सर। ओके हो बाकी गया ना। तो मैं कर, हाँ बाकी तो हाँ कर बस दूंगा। ऐसे ही, जब वो ऐसा कोई ग्रीन कलर का बना हुआ आएगा तो पहले इसको सिलेक्ट करके फिर वहां नहीं जाना होता। जब तुम अगर कोई बीम भी बनाओगे तो उसमें भी ऐसे ही करना होता है। ओके सर। ओके, ओके तो सर। ये थोड़ा ध्यान रख लेना होता है। ठीक है सर। यही था ना, और कुछ तो नहीं था डाउट। नहीं अभी तो ठीक यही था, और ये कि एक मिनट सर। है। ये मैंने जब अप्लाई स्लैब पर किया था सर, ये इन डायफ्राम ऑटोमेटिक ही हट गया था, पता नहीं कैसे। हाँ तो वो जो हट ही जाता है ना, तो उस पे क्या हो रहा होगा, वो ले रहा है एंड उसने सबको स्लैब ही कंसीडर कर लिया। फिर दोबारा क्रिएट करना बीम एज ए एंड डायफ्राम। मैंने डुप्लीकेट क्रिएट ये मैंने कर दिया था सर। तो अब डिलीट कर देना, फिर दोबारा क्रिएट करना। ये इस पर मैंने हाँ चेक। हाँ हाँ बता तो रहा हूँ कि अब तुम्हें डिलीट करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर में जाओ, स्ट्रक्चर में डिलीट होता है। अच्छा स्ट्रक्चर में गया सर। हाँ चेक डुप्लीकेट। ये इसमें कोई है ही नहीं सर। हाँ नहीं है ना, मतलब एंड डायफ्राम है ही नहीं, ठीक है। अब वापस जाओ नोडल एलिमेंट में, क्रिएट एलिमेंट। फिर क्रिएट एलिमेंट ठीक ओके। है, अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लो एंड डायफ्राम, नीचे हो इसमें, ये देखो यहाँ लिखा है मिड सेक्शन की जगह सिलेक्ट करो एंड डायफ्राम। अब क्रिएट कर दो वापस, कहाँ से कहाँ तक, ग्रीन पे क्लिक करो, ग्रीन वाले टैब में, ग्रीन वाले। इसमें हाँ सर। इसमें। अब दोनों नोड को कनेक्ट कर दो वहां पे, ब्रिज जहाँ जहाँ से भी एंड डायफ्राम बनेगा। यहाँ और। अरे ये एंड डायफ्राम थोड़ी है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर डायरेक्शन में जाएगा ना। मैं भूल गया सर, प्रैक्टिस एंड कर। डायफ्राम कैसे जाएगा। मुझे फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। नहीं नहीं तो खुद दिमाग लगाओ ना, ब्रिज कैसे होता है, एंड डायग्राम कहाँ होता है। तुम तो उसको बॉटम नोट्स को सिलेक्ट कर रहे हो, टॉप नोट्स की तो साथ ही रहेगा ना। ट्रांसफर डायरेक्शन में उस दोनों नोट्स को सिलेक्ट करो। हाँ यहाँ से एक डायरेक्शन में, हाँ हाँ ये बन गया ये। अब यहाँ से एक और, हाँ नेक्स्ट, यस नेक्स्ट, ये हो गया एंड डायग्राम। अब ऐसे ही तुम्हें दूसरा वाला भी बना लेना है। अच्छा। अब तो 3D में इस देखोगे तो आ जाएगा, शो होने लगेगा। हो गया। अच्छा फिर ये प्रॉपर्टीज में जाके ये सेंटर पर आ जाएगा। हाँ यहीं पर करना है या सारे पकड़ना है सर इस तरह? नहीं नहीं, जितनी पे रिक्वायरमेंट है, दो चार ही तो रिक्वायरमेंट है तुम्हारे डायफ्राम्स की बस। हाँ एक इस कॉर्नर के, ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। ओके। तुम वो कर लो अपनी स्क्रीन को। सर से शेयर ये कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। हाँ ये चीज हो जाती है। स्टॉप कीजिए सर आप जैसे। हाँ कोई नहीं, मैंने स्टॉप कर दिया, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो तुम हटा लो, तो वरना तुम्हें दिखाई नहीं देगा। एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से स्टॉप कर। हाँ सर हो गया। हाँ
तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्री स्ट्रेसिंग के बारे में, कि आज थोड़ा लेक्चर थ्योरी के ऊपर रहेगा, मिडास पे कोई काम ज्यादा रहेगा नहीं। पहले क्योंकि समझना पड़ेगा कि क्या होता है प्री स्ट्रेस, क्यों यूज करते हैं, और क्या टाइप है, क्या क्या लॉसेस, क्यों। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट कुछ नहीं होता है, वैसे तो सिंपल ही होता है कि एक्चुअल में होता क्या है, हमारा कंक्रीट जो होता है वो बहुत वीक होता है टेंशन में, और स्टील जो होता है वो स्ट्रांग होता है टेंशन में भी, कंप्रेशन में बहुत होता है। ये हमेशा याद रखना, कोई इंटरव्यू में पूछ भी सकता है कि इस कंक्रीट किस में वीक होता है और स्टील किस में वीक होता है। तो स्टील कभी भी वीक नहीं होता तुम्हारा कंप्रेशन में, स्टील इक्वल होता है कंप्रेशन और टेंशन में, दोनों में ही। लेकिन वायर्स, अब प्री स्ट्रेसिंग में क्या करते हैं, हम वायर यूज करते हैं, तो वायर जो होते हैं वो कंप्रेशन नहीं लेते, वो सिर्फ टेंशन ही लेते हैं। तो ये फायदा हो जाता है प्री स्ट्रेसिंग का। तो आप प्री स्ट्रेसिंग करते क्यों है? मेरे पास ये कंक्रीट है, मैंने लोड अप्लाई करा, तो कंक्रीट में क्या होगा, क्रैक जनरेट होने लगेगा। सबको पता है सबसे पहला क्रैक तो यहाँ से चालू होगा, तो यहाँ से मेरा कंक्रीट टूटने लगेगा मिड से, फिर यहाँ से मतलब पूरा का पूरा कंक्रीट टूटने लगेगा, बिकॉज ऑफ अप्लाइंग लोड। एंड आई डो नॉट हैव एनी, मेरे पास कोई टेंशन रेजिस्टेंट मटेरियल नहीं है कंक्रीट में, और कंक्रीट बहुत वीक है, सबको वो अपने मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट नहीं होता है, तो वो टूटने लगेगा। अब उसको टूटने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि कंप्रेशन दे देते हैं कंक्रीट में। कंप्रेशन क्या, कंक्रीट इस डायरेक्शन में कंप्रेस होने लगेगा। अब जब ये लोड अप्लाई करेंगे तो ये लोड यहाँ पे क्रैक करने की जरूरत क्रिएट करेगा, लेकिन ये क्रैक क्रिएट क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कंक्रीट में पहले से ही कंप्रेशन है। तुम एक, जैसे तुम एक बोले हो पेन, पेन या कोई एक नॉर्मल सी चीज लो, उसको अपने हाथों से दबा दो, अगर वो टूट रही है तो जैसे हम कोई वास हुआ वो टूट गया, उसको पूरा जोड़ा और अपने हाथों के बीच में दबा दिया, तो हम जब कंप्रेस करने लगते हैं तो वो वहीं पे उसकी पोजीशन लॉक हो जाती है, फिर वो क्रैक नहीं होता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट वही है प्री स्ट्रेसिंग का, कि हम उसमें इतना कंप्रेशन दे देते हैं कि जितना भी लोड आए वो उसको दबा दे और क्रैक को प्रोपोगेट ना होने दे। मतलब हमेशा कंक्रीट जो है मेरा कंप्रेशन में रहे, ये क्रैक क्रैक कभी क्रिएट ही ना हो। तो एक तरीके से ये क्रैक क्रिएट होने से पहले ही उसका काउंटर मेजर कर देते हैं हम, कि पहले से ही हमने कंप्रेशन प्रोवाइड करा दिया। अब ये कंप्रेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हम एक वायर प्रोवाइड कराते हैं और उस वायर में टेंशन देते हैं। जब आप वायर में टेंशन दोगे ऐसे करके, तो वायर क्या करता है, अपनी टेंशन को कंक्रीट में ट्रांसफर करेगा एज ए कंप्रेशन। ध्यान देना वर्ड्स पे, वायर को टेंशन देते हैं और कंक्रीट में कंप्रेशन आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट नहीं, कंक्रीट में कंप्रेशन नॉट टेंशन, टेंशन तो हमारा वायर में, कंप्रेशन आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा सिंपल प्री स्ट्रेसिंग का। अब जब हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है तो हमें इसमें कोई और स्टील देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ नॉमिनल स्टील देना होता है, वो होते हैं फेस बार, कि उनकी वजह से कहीं पे हमारा लॉन्गिट्यूडनल क्रैक या टेम्परेचर क्रैक्स, या फिर हमारा ड्यू टू मूविंग कंक्रीट फ्रॉम वन टू अनदर शेप एंड डीप बीम क्लॉजेस की वजह से बस फेस बार दे देते हैं, मिनिमल रिइंफोर्समेंट दे देते हैं। बाकी जो कोई भी लोड होता है, बेंडिंग मूवमेंट, वो सारा रेजिस्ट करती है हमारी दिस केबल। और केबल हमें पता है वेरी स्ट्रांग होती है टू रेजिस्ट द टेंशन। बट हेयर अदर एक रीइंफोर्समेंट और देना पड़ता है, वो होता है शियर का। तो शियर अलग दे देते हैं हम, और दूसरा क्या देते हैं, केबल दे देते हैं। बाकी इसमें कुछ रिक्वायरमेंट नहीं थी, और चेक वही होते हैं इसमें सारे जो हम आरसीसी में कर रहे हैं, यूएलएस के और एसएलएस के। तो यूएलएस में अल्टीमेट, यूएलएम अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट चेक, बीएम, और यू कैन यूएलएम, यूएलएम यू कैन कॉल अल्टीमेट मोमेंट चेक, देन शियर, देन टॉर्जन, और एसएलएस का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एसएलएस ही होता है स्ट्रेस का चेक। डिफ्लेक्शन और क्रैक फिट इसमें आते नहीं है, क्योंकि हम पहले ही प्री स्ट्रेसिंग दे चुके होते हैं, एंड क्रैक फिट नहीं आते हैं अगर हम पूरा कंप्रेशन में रख रहे हैं।
नॉट अकर्स। तो तुम्हारे एक तरीके से इसमें चेक कम भी होते हैं, डिफ्लेक्शन और क्रैकवुड की चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ अगर तुम प्रिलिमिनरी डिजाइन कर रहे हो, जैसे तुमसे किसी ने बोला भाई मुझे इनिशियल साइजेस चाहिए कंक्रीट के, और बस चेक करना है कि, और या प्री बिल्ड के लिए डिजाइन कर रहे हो या फिर डीबीआर के लिए डिजाइन कर रहे हो, तो उसमें सिर्फ हम एसएलएस चेक देख के ओके बोल देते हैं, कह देते हैं हाँ ठीक है, अगर एसएलएस में हमारा सही आ गया और कुछ थोड़ा सा वो दिखा देते हैं शेयर इन्फोर्समेंट, पूरा एक्यूरेट दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर एसएलएस में ओके हो गया तो इसमें तो हमेशा हो ही जाता है, शेयर और टॉर्जन में भी हो ही जाता है थोड़ा, मतलब वो एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ा रीइंफोर्समेंट दिखा देते हैं। लेकिन चेक सिर्फ हम एसएलएस के ही देते हैं, वो भी स्ट्रेस का, और कुछ नहीं देते। स्ट्रेस का चेक ये होता है कि कंक्रीट में जब हमने कंप्रेशन प्रोवाइड कर दी, अब कंक्रीट तो कंप्रेशन में गया लेकिन केबल किसमें, टेंशन में। तो केबल में कितनी स्ट्रेस आ रही है टेंशन की, और कंक्रीट में कितना कंप्रेशन आ रहा है जो हमसे केबल से मिला है, उन दोनों का चेक करते हैं। उन दोनों की लिमिट होती है एक, एज पर आईआरसी दी हुई है 0.8 F5 फॉर दी और कंप्रेस दिस नो, इसमें क्या होता है, कितनी है लिमिट, एक तो कंक्रीट की हो जाती है 0.48 समथिंग, 0.48, और एक क्या होती है हमारी केबल्स की कितनी लिमिट आ जाती है, 0.5 अराउंड केबल आ जाती है, 0.5 अराउंड केबल्स की लिमिट आ जाती है सेकंड की। और दूसरा कंप्रेशन में जो देखते हैं हम, हाँ हाँ हाँ, नहीं केबल्स की लिमिट नहीं देखेंगे, पूरे स्ट्रक्चर्स की देख लेंगे। केबल तो फेल करेगी नहीं, केबल पहले ही अंडर वो रखते हैं, उतनी टेंशन देते नहीं। हाँ इसमें बस कंक्रीट की ही देख लोगे, कंक्रीट देखोगे यहाँ पे जो कंप्रेशन है यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, नो टेंशन विल बी अलाउड, नो टेंशन। और यहाँ कंप्रेशन होता है तो कंप्रेशन की लिमिट होती है, वो 0.48 होती है, कंप्रेशन विद इन द लिमिट। बॉटम में तुम्हारी टेंशन आएगी, टॉप में कंप्रेशन आएगा, और वो आनी चाहिए 0.48 एफ के से कम। यहाँ नो टेंशन का मतलब होना चाहिए 0 एम्पियर से ज्यादा आनी चाहिए हमेशा। तो 0 एम्पियर लिमिट हो जाती है हमारी। अगर मेरा नेगेटिव में गया, टेंशन आ गई, तो फिर क्या होगा दिक्कत, फिर तुम्हें हमें डिफ्लेक्शन भी चेक करना पड़ेगा, फिर क्रैकविड्थ भी चेक करनी पड़ेगी, और रीइंफोर्समेंट भी देना पड़ सकता है। तो इसलिए हम 0 एम्पियर से नीचे नहीं जाते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं जितना भी आए हमेशा पॉजिटिव में ही आए। तो ये तो हो गई नॉर्मल बिहेवियर की बात कि ये चीजें होती हैं प्री स्ट्रेसिंग में। अब इसके बाद मेन क्वेश्चन आता है कि हमारे प्री स्ट्रेसिंग के टाइप्स क्या होते हैं, हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो दो टाइप्स के होते हैं हमारे प्री स्ट्रेसिंग जनरली, टू टाइप्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। मैं अभी ये समझा दे रहा हूँ, एक बार जाके खुद से भी रीड करने की कोशिश करना, तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले होता है प्री स्ट्रेस प्री टेंशन। प्री स्ट्रेस प्री टेंशन, ये होता है प्री स्ट्रेस पोस्ट टेंशन। दोनों होते प्री स्ट्रेसिंग है, लेकिन ये प्री टेंशन होता है, ये पोस्ट टेंशन होता है। अब किसी को पता है दोनों में क्या मतलब होता है, प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन में? मैं यही लिखता हूँ, इसमें टेंशन प्री प्रोवाइड मतलब कराने, पहले टेंशन करते हैं, हाँ, इस कंक्रीटिंग से पहले। इसमें टेंशन कंक्रीट से पहले ही प्रोवाइडेड है, टेंशन विल बी प्रोवाइडेड बिफोर कंक्रीट कास्टिंग। और इसमें क्या होता है, टेंशन विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर कंक्रीट कास्टिंग। तो इसमें डक्ट छोड़े जाते हैं, इसमें डक्ट नहीं छोड़े जाते।
after completing। अब दोनों के मैं एक एक दो तीन एकदम एग्जांपल भी बता देता हूँ कि उससे थोड़ा तुम्हारा क्लियर होगा। अब तुमने देखे होंगे रेलवे के स्लीपर्स और पोल्स और यू गर्डर्स, ये सारे सबसे कॉमन एग्जांपल है प्री स्ट्रेसिंग के। सबसे कॉमन तो स्लीपर होता है, जो कि रेलवे में सबने देखा है, स्लीपर जो होते हैं, तो स्लीपर होते हैं हमेशा प्री टेंशन। तो हम प्री स्ट्रेस प्री टेंशन सिर्फ उन जगह पे यूज करते हैं, और हमारी टनल की लाइनिंग भी होती है, टनल की लाइनिंग भी होती है जब हमें बल्क में कोई चीज बनानी होती है। जब हमारे पास बल्क में कोई चीज बनानी होती है या बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में, तो हमेशा प्री टेंशन बहुत अच्छा होता है। और इसमें क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल होती है, सब कुछ कास्टिंग यार्ड में होता है। तो इसलिए प्री टेंशन हम यूज करते हैं इन चीजों में के लिए। तो स्लीपर में यूज करो आप, होल्स में करो, यू गटर में करो, और आई गटर भी होते हैं, वो कम ही होते हैं आई गटर, प्री टेंशन प्री स्ट्रेस आई गटर भी होते हैं, तो वो बहुत कम होते हैं, इतने ज्यादा यूज नहीं देखे होंगे तुमने। मैंने भी नहीं देखे वैसे ज्यादातर, तो बहुत कम होते हैं ये प्री टेंशन आई गटर। क्योंकि इसका जो सेटअप होता है ना, वो थोड़ा बनाना मुश्किल होता है। अब इसका सेटअप भी बना के दिखाता हूँ मैं कि होता क्या है एक्चुअली में। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है प्री स्ट्रेसिंग का पूरी ब्रिज इंजीनियरिंग में, कि अगर तुम्हें ये क्लियर हो गया तो आधे से ज्यादा ब्रिज इंजीनियरिंग हमारी क्लियर हो जाएगी। इसमें हमें पहली बात तो एक कास्टिंग बेड बनाना पड़ता है, ये होता है कास्टिंग बेड। और ये मेरा मटेरियल है। अब इसके बाहर यहाँ पे होता है मेरा एंड एंकरेज ब्लॉक, और इसमें से जा रही होती है मेरी केबल्स। और ये केबल हमेशा ज्यादातर स्ट्रेट होती है या फिर हार्ड टूंगी, क्योंकि इसमें कर्व प्रोफाइल नहीं बना सकते। तो ये यहाँ से स्ट्रेस कर देते हैं, यहाँ से खींच देते हैं, इसको भी यहाँ से खींच देते हैं, इसको भी यहाँ से खींच देते हैं। अब खींचने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, ये कंस्ट्रक्शन स्टेजेस बता रहा हूँ मैं। जैसे हम अगर मेडास में काम करेंगे तो कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में करनी होती है। फर्स्ट स्टेप होता है प्री टेंशनिंग, बिफोर इवन माई बीम हैव बीन कास्टेड। तो पहले ही प्री टेंशन कर देते हैं, प्री टेंशनिंग। और दूसरा स्टेप क्या होता है, गर्डर की कास्टिंग। सेकंड स्टेप कास्टिंग ऑफ बीम गर्डर वटेवर। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, यहां से काट देंगे ये केबल। तो जैसे ही केबल काटेंगे क्या होगा, जितनी भी टेंशन केबल में है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होने लगेगी मेरे कंक्रीट में। बट किस टाइम पे होती है, मेरा गर्डर हार्ड भी नहीं हुआ होता है, वो उस पे होता है कभी कभार वो नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, हाँ। तब उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है अराउंड 7 डेज की। और फिर एकदम काटते ही इसमें क्या होता है, ये पूरा का पूरा कंप्रेशन में चले जाता है लाइक दिस। एक ही बार में पूरा कंप्रेशन में चला गया। थर्ड स्टेप, कट दी केबल्स, कट दी केबल आफ्टर 7 डेज इनिशियली। और अगर वो स्टीम कूलिंग कर रहे हैं तो 3 दिन में भी कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा प्री टेंशन का प्रोसेस। तो ये इसके लिए क्या करना होता है, अब अगर आप देखो तो इसके लिए सिंपल है, आपको एक कास्टिंग, पहले तो कास्टिंग बेड बनाना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कहीं पे भी जाके कर लो, हवा में जाके नहीं हो सकती ये चीज। उसके बाद फिर आपको ये ब्लॉक्स लगा के इसमें केबल्स को
वो करना पड़ेगा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस करने के बाद फिर हम यहाँ पे अपनी शटरिंग लगाएंगे, या शटरिंग पहले भी लगा सकते हो। शटरिंग में फिर अपना कंक्रीट पोर करेंगे, और फिर हम ये 7 दिन में जब कंक्रीट में थोड़ी हार्डनेस आ जाएगी, इनिशियली 7 डेज, और फिर देन 14 डेज, 21 डेज अकॉर्डिंगली हम ये वायर कट कर देंगे। जैसे हम कट करेंगे ये सारा फोर्स यहाँ पे ट्रांसफर होने लगेगा कंक्रीट के अंदर। टेंशन फोर्स ट्रांसफर होने लगेगी कंक्रीट के अंदर एज ए कंप्रेशन। तो ये कंक्रीट जो है पूरा कंप्रेशन में चला जाएगा, उसकी थोड़ी हाइट, टोटल लेंथ भी डिक्रीज होगी ड्यू टू दिस कंप्रेशन, और वो सैग भी, हॉक भी करेगा। तो सारी चीज आएंगी, लेकिन जब फाइनल लोड और ये सब आएगा वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया, ये हो जाता है प्री टेंशन का। अब अगर मैं पोस्ट टेंशन समझाऊं, पोस्ट टेंशन में क्या करते हैं, पहले शटरिंग बिछाते हैं, मतलब शटरिंग लगाई। सर हाँ हाँ। सर यस। प्री टेंशन में इधर डिबॉन्डिंग पाइप भी देते हैं ना, पीवीसी पाइप कुछ दूर नहीं तक। नहीं नहीं नहीं, वह जरूरत नहीं पड़ती है वैसे वैसे तो हम बॉन्डेड करते हैं दिस प्री टेंशन। बट अगर देना चाहो तो दे सकते हो वैसे, लेकिन हमारा जो डिजाइन की मेथोलॉजी होती है प्री टेंशन में हमेशा बॉन्डिंग होती है। जो पोस्ट टेंशन होता है वो डी बॉन्डिंग से होता है, क्योंकि उसमें हम पीवीसी डक्स प्रोवाइड कराते हैं। इसमें जरूरत ही नहीं उसमें ना पीवीसी डक्स का, करोगे क्या प्रोवाइड करा के, जब तुम्हें नहीं, केबल से एक्चुअली डायरेक्ट में सोर्स हम मिल लोग तो जाएगा। हाँ। प्रोजेक्ट्स पे है, तो उस मैं तो ऐसे दूर दूर से देखा है सर, उसमें पाइप से पीवीसी पाइप प्रोवाइड किए डिपेंड हैं। करता है, वो इसलिए दे रहे होंगे, मैं बताता हूँ, कि केबल तुम्हारी स्ट्रेट रहे। वो इसलिए नहीं होगा कोई प्रोफाइल मेंटेन हो, वो और हो भी सकता है कि प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए प्रोवाइड करा रहे हो, लेकिन इसमें प्रोफाइल मेंटेन कराना इतना आसान नहीं होता। इसमें कैसे प्रोफाइल मेंटेन होती है मैं बताता हूँ। इसमें ना, नहीं, वो तो पूरा स्ट्रेट है, उसमें तो कोई नहीं नहीं, प्रोफाइल इसमें है नहीं। इसमें प्रोफाइल दूसरी तरीके से भी मेंटेन करा सकते हैं, मैं बताऊँ। यहाँ से ऐसे देते हैं, यहाँ पे एक स्टूल लगा होता है, यहाँ एक स्टूल लगा होगा, इस इन दोनों के नीचे से केबल जाएगी, मतलब कुछ स्टोन नहीं है, कुछ और बोलते हैं उसे, ब्लिस्टर ब्लॉक, हाँ ब्लिस्टर ब्लॉक होता है। यहाँ से फिर ये जाएगी, तो ये तो यहाँ से पोस्ट कट। पोस्ट टेंशन का होगा। नहीं नहीं नहीं, ये प्री टेंशन भी है। तो ये नहीं होती कर्व में, ये केवल एंगल पे होती है, लाइक नॉर्मल, दिस दिस दिस। अब पोस्ट टेंशन में क्या होता है, वो ऐसे जाती है, बिल्कुल मतलब एक पैराबोलिक शेप में। ये बहुत रेयर होता है, देखा नहीं होगा, लेकिन ये होता है, ये ऐसा भी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आप ये वाला करोगे, ये नॉर्मल आई गटर में पॉसिबल नहीं होता, ये बॉक्स गटर में हो सकता है सिर्फ। उसमें ब्लिस्टर ब्लॉक लगे हुए होते हैं बीच में, क्योंकि आई गटर में हमारे कोई ब्लिस्टर ब्लॉक नहीं आ सकते। अगर आप, हाँ ये तब पॉसिबल एक और कंडीशन में होता है, अगर आप उसमें कर रहे हो, क्या नाम है, अपने आई गटर के बाहर से पोस्ट टेंशनिंग कर रहे हो, तो ऐसा होता है। ये रिहेबिलिटेशन में भी होता है। उसमें क्या होता है, हमारा गटर पहले से कास्ट होता है, इसमें डायरेक्ट इसको यहाँ पे एक नया ब्लिस्टर ब्लॉक लगाते हैं, ये भी एक ब्लिस्टर ब्लॉक भी होता है, यहाँ पे भी लगाते हैं, दोनों साइड से स्ट्रेस करते हैं और कट कर देते हैं केबल, और यहाँ पे उसमें टेंशन आ जाती है अपनी। और यहाँ पे अदरवाइज, तो ये तो एक प्रोफाइल की लेंथ होती है, ये बहुत रेयर केस में होता है प्री टेंशन में, जब बहुत ज्यादा ही फोर्स आ रही होती है या कुछ और दिक्कत आ रही होती है, तब ये एक्चुअली हम प्रोफाइल। लोग के वहाँ सर स्ट्रेट ही है, लेकिन उसमें हाँ पाइप्स होता है दिए हुए स्ट्रेट हैं। ही है, ज्यादातर होता है स्ट्रेट ही है, लेकिन देखा नहीं होगा आपने, वैसे ये भी कर सकते हैं, ये कुछ कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट में ही करते हैं, वरना नहीं करते हैं, अवॉइड। पहली बात तो प्री टेंशन अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि इसके लिए चाहिए होते हैं रिपीटेटिव अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए होता है, बहुत ज्यादा स्किल लेवल चाहिए होती है, पूरा बहुत बड़ा कास्टिंग यार्ड चाहिए होता है। अब नॉर्मल अगर हम पोस्ट स्टेशन की बात करूँ। सर हाँ बताइए बताइए। मैं एक फोटो शेयर कर रहा था, और उसमें देखिए दिया हुआ हाँ है कोई सर, नहीं, आप देख देख सकते लो। हैं स्ट्रेट मैं वाला। बता रहा हूँ बहुत मिनिमम होगा वो जो आप डक प्रोवाइड करा रहे होंगे ना, वो मुश्किल से 10 डाया के होंगे, या और कम हो सकते हैं। हाँ हाँ, कम है सर, बहुत कम हाँ, है। वही मैं कह रहा हूँ कि, और इसमें एक चीज और होगी, बंडल ये बार ना ग्रुप में नहीं होंगे, सिंगल नहीं, सिंगल ग्रुप होंगे। में नहीं, सिंगल सिंगल हाँ है। हाँ, तो ये चीज भी देखनी पड़ती है। हाँ ये देखो, ये डक्ट इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि ये जो वायर है ना, ये सीधा रहे। अब होता क्या है मैं बताता हूँ,
जब लेबर काम कर रही होती है ना, स्टील बैंड कर रही होती है अपनी, बाइंड कर रही होती है, तो उसका ये पैर वैर लग जाता है या कुछ लग जाता है, उससे क्या होता है, लूज केबल इधर उधर खिसक जाती है। ओके, ये ये केवल स्ट्रेट के लिए हाँ, और कोई फंक्शन बस नहीं है? और कोई वो नहीं है इसकी, अपनी डिजाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर डिजाइन में हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, ये डिबॉन्डेड अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता एज पर डिजाइन मेथोडोलॉजी। बस ये इसलिए ही होती है, हम पीवीसी डक्ट जो प्रोवाइड कराते हैं हम नॉर्मल पैराबोलिक प्रोफाइल में क्यों कराते हैं, वो इसलिए ही कराते हैं ताकि मेरी केबल जब प्री स्ट्रेसिंग हो तो वो अपनी जगह से भागे नहीं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि ये अपनी जगह से हिले नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है केबल का डाया बहुत कम है, जैसे 7 mm की है या 9 mm की है, ठीक है, अब बहुत तेज हवा ही चलने लगी, हवा से ही उड़ने लगी, तो वो ठीक नहीं होता। केबल हमेशा जिस पोजीशन पे दी है वहीं रहनी चाहिए। अब ये क्या करेंगे, ये जो पाइप है ना, इसको इस रीइंफोर्समेंट से बांध देंगे। जब हम्म, ये बांध देंगे तो उससे बहुत परमानेंट हो जाएगा, वो केबल हमेशा वहीं रहेगी, वो भागेगी नहीं इधर उधर। वरना जो आपके पुराने गटर जो फेल हुए हुए हैं जो आजकल, तो उसमें यही दिक्कत हुई हुई है कि केबल्स ये सब बांधी भी नहीं थी, तो वो जब प्री स्ट्रेसिंग के टाइम पे इधर उधर भाग गई, और उसके चक्कर में अनसिमेट्रिकल प्री स्ट्रेसिंग हो गई, और गलत बेंडिंग मोमेंट्स हमने सप्लाई कर दिया, और गलत कंप्रेशन सप्लाई कर दी अपने गर्डर में। तो वो ये इसका टेंशन हम अगर हम जैक से टेंशन देंगे तो ऑटोमेटिकली वो तो स्ट्रेट हो जाएंगे, अरे स्ट्रेट हो ही नहीं नहीं जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात नहीं समझते हो आप। अब मैं बताता हूँ कि अगर आप जैक से टेंशन भी दे रहे हो ना, तो ये- तब भी ये भाग सकती है। तब भाग कैसे सकती है कि इसकी प्रोफाइल इधर से उधर हो सकती है जब, क्योंकि हम इसको कट कब करेंगे, कंक्रीट पोरिंग हो जाएगी उसके बाद नहीं, हो इस जाए। प्री स्ट्रेस तो कर देंगे पहले ही, लेकिन कट कब हाँ, करेंगे, तो जब कंक्रीट की पोरिंग हो जाएगी। बोरिंग कंक्रीट की के बाद आप पोरिंग, कुछ। हाँ पोरिंग के टाइम पे हाँ, ये भाग जाएगी ना। आप वाइब्रेटर यूज करोगे, कंक्रीट का इतना प्रेशर आएगा, और कंक्रीट में हमारे ये होते हैं अलग अलग, अरे बोल्डर्स जो वो होते हैं 20 mm 30 mm के अपने, एग्रीगेट। हाँ एग्रीगेट होते हैं, तो एग्रीगेट जब इस पे लगेंगे तो ये तो भाग जाएगी ना, अगर पतली केबल हुई। अब जब एग्रीगेट इससे टकराएंगे तो इधर उधर बिखर जाएंगे अपने आप ही, इसको स्टेबल छोड़ देंगे, और फिर आपका ट्रेमी पाइप आएगा, वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेशन से और भाग सकती है। तो इस चक्कर में, और फिर कंक्रीट में वाटर होता है, वाटर बहा के ले गया इधर उधर, तो वो दिक्कत होती है। ये चीज होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन डेविएशन कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन वो भी गलत है। जरा भी हम डेविएशन नहीं रख सकते, क्योंकि प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो होते हैं बहुत कम मार्जिन पर डिजाइन होते हैं। अगर आपकी इसमें बैलेंस होता है, मतलब जितनी टेंशन दे रहे हो उतना ही लोड आता है। अगर आप हल्का सा भी इधर उधर कर दोगे, तो फ्यूचर में 10 साल बाद 20 साल बाद अपने क्रैक जनरेट होने लगेंगे। ये बहुत दिक्कत हो जाती है प्री स्ट्रेसिंग में। तो प्री स्ट्रेसिंग है अच्छी चीज, लेकिन बहुत केयरफुली करनी पड़ती है इसलिए। और इसी वजह से ही ये आप देख रहे हो केबल कितना पतला वायर है ये। ये सर। आप सोचो ऊपर से कंक्रीट डालना है, यहाँ पे कोई बंदा तो हाथ से इसे रोक रोक के खड़ा होगा नहीं, चाहे आप मान लो टेंशन भी दे दी है, तो क्या होगा, हल्के हल्के कंक्रीट के प्रेशर से ये मे बी एच पे आ जाए, बिल्कुल फेस पे आ जाए कंक्रीट के, या फिर किसी बाहर से टकरा जाए, अंदर को भाग जाए, या जब वो यहाँ पे ट्रैमी पाइप डालेंगे, ट्रैमी पाइप को क्लियर करने के लिए उसकी वाइब्रेशन से इधर उधर भाग जाए। तो ये एक प्रैक्टिकल मेथड है इसको देने का। डिजाइन से रिलेटेड सिर्फ एक फर्क आता है डिबॉन्डेड बॉन्डेड में, अगर डक दे रहे हैं। क्योंकि डिजाइन से रिलेटेड क्या होता है कि यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये अनबॉन्डेड है, वैसे तो ये प्री टेंशन में हम लेके चलते हैं कि ये बॉन्डेड होगी, लेकिन जब हमने अगर डक प्रोवाइड करा दिया तो अपने डिजाइन में हम बॉन्डेड ले लेंगे। थोड़ा हल्का बहुत फर्क आता है लॉसेस में, और कुछ नहीं आता, फ्रिक्शन में फर्क आता है, लेकिन मैं बताऊंगा यहाँ पे वो होगा ही नहीं। वैसे तो यहाँ फर्क पड़ेगा ही नहीं इस चीज से कि डी बॉन्डेड बॉन्डेड से, क्योंकि केबल स्ट्रेट होती है और फ्रिक्शन आएगा नहीं, वो अभी डिस्कस करेंगे। जब हम लॉसेस डिस्कस करेंगे तब मैं इसकी चीजें थोड़ी और बता दूंगा। अब हम आते हैं इस पे, अपना पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस। तो ये पोस्ट टेंशन में क्या होता है, पोस्ट टेंशन में हम पहले ही अपना बीम कास्ट करते हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं, हम डक्ट प्रोवाइड कराते हैं।
और जो सबसे अच्छी शेप होती है डक की, हमेशा याद रखना पैराबोलिक शेप में प्रोवाइड कराना। क्योंकि पैराबोलिक शेप का ही हमारा बेंडिंग मोमेंट आता है, उसको रेजिस्ट करने के लिए पैराबोलिक शेप में ही अपनी केबल प्रोवाइड कराना बेटर होता है। अब इसमें जैसे ये केबल है, केबल जो होती है डक्ट के अंदर होती है, क्योंकि डक्ट प्रोवाइड करा देते हैं शटरिंग के टाइम पे ही, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इस गर्डर की कास्टिंग कर देते हैं। अब कास्टिंग करने के बाद क्या होता है, या तो हम कास्टिंग करेंगे कास्टिंग यार्ड में, या हम कास्टिंग करेंगे साइट पे। साइट लोकेशन पे ऐसा होता है कि ब्रिज के आसपास कोई भी जगह होती है, या रोड पे ही बीच में, जैसे हम कोई बीच में रोड बना रहे हैं अपना, वो एलिवेटेड रोड या वायडक्ट या 3 स्पैन 2 स्पैन बना रहे हैं, तो वहीं पे बीच में अपनी शटरिंग लगा के कास्ट कर देते हैं, फिर क्रेन मंगा के डायरेक्ट अपनी लोकेशन पे रख देते हैं। अब ये भी नहीं कर सकते तो तीसरा आखिरी मेथड ये होता है कि डायरेक्ट स्टेजिंग लगाते हैं अपने ब्रिज के नीचे पियर टू पियर, और वहीं कास्ट करते हैं। और जब पूरा कास्ट हो जाता है गर्डर, उसके बाद प्री स्ट्रेस हो जाता है, तो वो स्टेजिंग रिमूव कर देते हैं, शटरिंग रिमूव कर देते हैं, तो वो हो जाता है। लेकिन नॉर्मल मेथड यही होता है कि इसको कहीं पे कास्टिंग यार्ड में कास्ट करो, या अपने बॉटम में कास्ट करो, उसके बाद लिफ्टिंग क्रेन के जरिए इसको रख दो अपनी लोकेशन पे। जब ये वहां पर रख दिया जाएगा तब आप अब इसमें जो होती है प्री स्ट्रेसिंग स्टेजेस में होती है। यहाँ तो आप केबल्स को एक ही बार में कट कर देते हो, ज्यादातर तो एक ही बार में पूरी स्ट्रेंथ मिल जाती है। अब इसमें क्या कर सकता हूँ मैं कि मैंने अपने प्री ये केबल छोड़ दी कंक्रीट में, जैसे 3 केबल दे दी, छोटा स्पैन था 20 मीटर का 25 मीटर का, 3 केबल उसके लिए काफी होती है, 3 डक छोड़ दिए, केबल नहीं दी डक छोड़ दिए। अब अब उससे पहले आपको केबल के डाया भी बता देता हूँ कि डाया क्या क्या होते हैं। 7, 9, 11, 13, 15। अब ये सारी होती हैं केबल्स की डायमेंशन। ओके, केबल है ये। अब इस एक, अब हम क्या करते हैं, दो 15 डाया की 15 केबल्स को मिला के, जैसे 15 को मिला के एक टेंडन बनाते हैं। अब वो कैसी दिखती है, वो ऐसे सर्कुलर होती है यूं करके, और उसमें ऐसे करके, ऐसे ऐसे। तो मैं एक और बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे 77 बनाना चाहता हूँ मैं, 77। तो ये मेरा सर्कल हो जाता है। अगर मेरा सर्कल नहीं भी है, बीच में एक केबल आई, इसके बराबर ये केबल कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6, 5 6। एक केबल बीच में और उसके चारों तरफ 6 केबल, और ये एक दूसरे को आपने देखा होगा शायद, ऐसा करके लपेटती रहती है। तो ये हो जाती है मेरी एक टेंडन। इसमें जो होता है मैं डायरेक्ट केबल यूज करता हूँ, टेंडन नहीं यूज करता हूँ, क्योंकि बेटर होता है डायरेक्ट केबल यूज करना। वो आसानी से, पहली बात तो क्लियर स्पेसिंग बहुत कम लेती है, और जल्दी से प्री स्ट्रेस भी हो जाती है, और कटिंग करने में भी आसानी होती है। अगर आप टेंडन लोगे तो ये यहाँ पहली बात तो प्री स्ट्रेसिंग में थोड़ा, फिर जैक के लिए हायर जैक चाहिए होंगे, और फिर कट करने में भी टाइम लगेगा। और ज्यादातर ये नहीं करते हैं, केबल्स में ही करते हैं, इसलिए ये कम होता है। इनका डाया आपने देखा होगा कभी भी किसी नगर साइड पे। लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बंडल में आती है, बंडल एक टेंडन बन जाता है। तो अब मैं जैसे पहले बंडल में दे दूं, मैंने दे दिया भाई 30, मे बी 15 D 15 बोल दिया मैंने, कि 15 डाया की 15 केबल दे रहा हूँ। इसमें भी मैंने इसमें बोल दिया 19 D 15। और भी डाया आते हैं इसके, 26 mm भी आता है। वैसे 15 तक ही यूज होते हैं, और आगे भी डाया काफी यूज होते हैं। इसको भी 19 D 15 बोल दिया। अब डक तो प्रोवाइडेड है ही मेरे पास। मैं क्या करूंगा, पहली केबल जो है प्री स्ट्रेस कर दूंगा कास्टिंग यार्ड में ही। दिस विल बी प्री स्ट्रेस इन कास्टिंग यार्ड, और अगर वो साइड पे हो रहा है तो वहीं पे ही, लिफ्टिंग से पहले। तो इससे मेरा क्या फायदा होगा कि मेरे पास पहले ही कंप्रेशन आ जाएगा, तो मुझे लिफ्टिंग के लिए
रीइंफोर्समेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक ही केबल मेरा सेल्फ वेट की वजह से बेंडिंग को रजिस्ट कर लेगी। ये कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए हम स्टेजेस में करते हैं। अब जब मेरा गटर रख दिया गया अपनी लोकेशन पे, उसके बाद स्लैब कास्ट कर दो। उसके बाद फिर दोनों को प्रीस्ट्रेस कर दो, या स्लैब कास्ट करने से पहले इन दोनों को प्रीस्ट्रेस कर दो। वो टोटली हमारी कंस्ट्रक्शन मेथोलॉजी पे डिपेंड करता है और हमारी क्या चीज फेल हो रही है। अगर मैं डायरेक्टली इन दोनों को कास्ट कर रहा हूँ तो कहीं मेरी यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं आ रही टॉप में, वो फेल होने लगे। तो इस वजह से मैं नहीं चाहूंगा कि स्लैब कास्ट करने से पहले प्री स्ट्रेसिंग करूँ। अगर स्लैब करने कास्ट करने के बाद कर रहा हूँ तो कहीं तो स्लैब तो फेल नहीं हो रही, या फिर लोड ज्यादा हो जा रहा है, या कुछ और कुछ तो नहीं आ रहा। तो इसलिए ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। और उस दूसरी चीज ये होती है, इसमें चीज आती है लॉसेस। प्री स्ट्रेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमेशा लॉसेस, क्योंकि प्री स्ट्रेस का एक बेसिक डिसएडवांटेज भी यही है कि इसमें लॉसेस बहुत होते हैं। लॉसेस का मतलब कि जितनी आप स्ट्रेस दे रहे हो कभी भी वो उतनी नहीं रहेगी, वो कुछ टाइम बाद कम होती रहेगी और कम होती जाएगी। ये होता है लॉसेस का कॉन्सेप्ट। तो लॉसेस हमेशा काफी इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं अपने प्री स्ट्रेसिंग में, क्योंकि अगर हम लॉसेस को कंसीडर नहीं करेंगे तो हम अंडर डिजाइन कर लेंगे और कल को जाके लॉस हो जाएंगे और स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। तो इसी लॉसेस के चक्कर में हम अपनी स्टेजिंग कंस्ट्रक्शन स्टेजेस चेंज करते हैं, और कुछ लिमिट्स के चक्कर में कंस्ट्रक्शन स्टेजेस चेंज करते हैं। और लॉसेस तो आनी ही है हमेशा। और हमारा क्या होता है इस लॉसेस की वजह से, जो फाइनल प्री स्ट्रेसिंग सिर्फ 50% रह जाती है, 50 से भी कम भी रह जाती है कभी कभार, 50 के आसपास होती है, 55 भी हो जाती है, और अपनी 45 तक भी जा सकती है अगर मैक्सिमम लॉस हुआ। तो इसलिए प्री स्ट्रेस में हमेशा ध्यान रखो कि पहले तो तुम्हें समझना है कि मैं प्री टेंशन कर रहा हूँ या पोस्ट टेंशन कर रहा हूँ। वैसे तो हमेशा पोस्ट टेंशन ही गटर ब्रिज मिलेंगे नॉर्मली, कोई भी वायरडक्ट कुछ भी हो, ज्यादातर तो यही यूज होता है। ये कमी यूज होता है अनटिल अनलेस कोई स्पेसिफिक रीजन आता है तभी जाता है, तभी हम प्री टेंशन देते हैं। या तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि उसके पास जगह मौजूद है, उसके पास लेबर मौजूद है, अब वो प्री टेंशन ही करने वाला है, उसके पास कास्टिंग यार्ड बेड भी है और सब कुछ अरेंजमेंट अवेलेबल है, तो वो कभी भी पोस्ट टेंशन में नहीं जाएगा। अब पोस्ट टेंशन बाकी सब जगह यूज होता है कि भाई नया कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो वो तो भाई अपनी लेबर लाएगा और उसको गर्डर कास्ट करवाएगा, अपनी डक छोड़ देगा, जब चाहे मन होगा जैसे 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 ड्राइंग में लिखा होगा और फॉलो करता जाएगा। उसको कुछ एक्स्ट्रा सेटअप करने की जरूरत नहीं है, कुछ इतना एक्स्ट्रा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। टाइम भी बचेगा उसका, लिफ्टिंग में टाइम अच्छा खासा थी, पहले प्री स्ट्रेस कर दिया फिर इधर चला गया। तो वो सब चीजें आ जाती हैं इसमें पोस्ट टेंशनिंग में। और ऐसा भी होता है पोस्ट टेंशनिंग कि आप कास्टिंग C2 पे ही साइट पे ही कास्ट करो और फिर पोस्ट टेंशनिंग कर लो, फिर स्लैब कास्ट कर लो, फिर पोस्ट टेंशनिंग कर लो, और फिर ये अपना एंड में लाइव लोड आ जाएगा, और उसके बाद अपने लॉसेस तो है ही। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्री स्ट्रेसिंग में, वो आते हैं लॉसेस। लॉसेस जो होते हैं इसमें दो टाइप के होते हैं, लॉसेस भी दोनों उसमें आते हैं वैसे। दो टाइप के लॉसेस होंगे। एक होता है इमीडिएट लॉस, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म लॉस, और इसको शॉर्ट टर्म भी कह सकते हैं। लॉस, लॉन्ग टर्म लॉस, और इसको ये भी कह सकते हो टाइम डिपेंडेंट। अकॉर्डिंग टू टाइम इट्स गोइंग टू बी चेंज। अब दोनों लॉसेस में समझो, जब मैंने मेंशन कर दिया कि एक इमीडिएट है शॉर्ट टर्म है, मतलब जैसे ही हमने कास्ट करा ये लॉस चालू हो जाएगा जस्ट आफ्टर कास्टिंग। चाहे हमने गर्डर कास्ट करा हो या हमने टेंशन दे दी या कुछ और,
जैसे ही हमने काज कराई अटेंशन दी, ये लॉस हो जाएगा चालू। ये क्या होगा, ये जब हमारा कंक्रीट 7 days और 14 days हार्ड हो जाएगा, आफ्टर सम डेज इट इज गोइंग टू बी हैपन, इट्स गोइंग टू स्टार्ट। अब होता क्या है, इमीडिएट लॉस में कौन कौन खा जाते हैं? ए आता है अपना फ्रिक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट। फिलिप, और इसको एड एंकरेज भी कहते हैं। एंड और तीसरा आ जाता है इलास्टिक शॉर्टनिंग। तीन इसके होते हैं, तीन मेरे लॉन्ग टर्म के होंगे। पहला क्रीप, दूसरा श्रिंकेज, तीसरा रिलैक्सेशन। तो किसी ने पहले पढ़ा हो तो शायद उसे थोड़ी बहुत नॉलेज हो, वरना तो थोड़ा बाउंसर ही लगेगी ये सब चीजें, क्योंकि जब नहीं पढ़ा होता और एकदम से सामने आ जाए तो वही ऐसे लगता है पता नहीं क्या चीज आ गई, लेकिन जब थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाती हैं चीजें तो बहुत आसान लगने लगती है। तो इतना ज्यादा हार्ड है नहीं जितना लगता है। तो फ्रिक्शन क्या होता है? ड्यू टू दिस केबल एंड कंक्रीट। स्लिप जो होता है वो 6 mm का होता है बिल्कुल एंड में। इलास्टिक शॉर्टनिंग कंक्रीट गटर की होती है, जैसे मैंने दिखाया ना, ये शॉर्ट हो गया गटर प्री स्ट्रेसिंग की वजह से, तो इसी को ही इलास्टिक शॉर्टनिंग बोलते हैं। So this slip anchor is 6 mm. That is fixed for all cutters. Generally not was fixed, but Mm. a code mention it. We can take it as a 6 mm for all the gutters. It will not depend on the wedge type we use for the anchorage. Sometime it depends, but generally we do not go into that one, because even if we go into the wedge type and all, it generally changes from 5 to 7 mm. So Okay. initially, what they have done, our code or books have been decided to adopt always the 6 mm, the slip. Oh, okay. But actually, It, I will tell you how to actually we have to measure it by the side, that how much slip has happened after the pre-stressing. But we need to provide it in the design, so design is always done before the site execution. So this is just the assumption we are taking, but actual value should be taken from site itself. That we have okay, to do sir. it. Because we do not know how much our anchorage will be slipped into your girder. Yep. We cannot able to find out, because sometimes maybe people are doing at the 7 stage of pre-stressing, some are doing at 21 days, some are doing 28 days, some are doing 14 days, and everyone has different kind of arrangement available, and everyone has different kind of material and structure quality will be there. We do not know if maybe if generally when concrete cube testing done, our concrete cube strength generally comes higher as compared to our design strength. So due to Yep. that, how much slip will going to happen, we never know until unless if someone measure it and give it back to us. So that is the only thing and assume here.
other things we can easily find out. Now we know creep happened due to the sustained loading, Yes. shrinkage, evaporation of water, relaxation of steel means our steel become at relaxed position. Like what we have done here, we have done the pre-stressing, but after some times it loses the pre-stressing and it just will be uh, there along the length, the tension will be reduced along the time, because you know steel will going to deteriorate, concrete will going to deteriorate, and due to that materials will going to change their nature. So that's why due to this elastic shortening, relaxation of steel happen. So, sir, this relaxation of a steel be shown by reduction in Young modulus of the steel, right? Yes, yes. No, in every, even the creep, our young modulus will be divided by 1 plus theta. In shrinkage also, these are all long-term losses. In long term, Long term. your model elasticity will always going to be changed. Okay. So, and now we need to discuss what losses will come in one which type, because these are 6 losses, we know, but not all losses will going to come in the pre-tension, or all losses will going to come in post-tension. Because this is why I'm asking, this is the question, you know, if you give anywhere interview, this is a very common question. If you tell them that I know pre-stressing, so they will ask you, first of all, let me tell you about the types of pre-stressing. If you explain post-tension pre-stressing, that is fine, okay. Then they will ask you, okay, tell me the losses and which losses are going to happen on which beam, and then which pre-stressing will be more convenient and cost effective, or maybe you can say that will be more accurate or more useful to other. So now, due to this straight nature and due to this we are providing wire here, there will be no duct here, and the concrete will be still wet, and we have done already the pre-stressing. So all the force will be directly provided by bond between the concrete and between the cable. So due to that, there will be no friction in the pre-tension member, and there will be no slip because our anchorage are outside of from our gunder. So there will be no slip or anchorage and no friction. No friction. So if because of this, no slip, no friction. So now because of two law and in post tension pre-stress girder, all 6 loss will going to happen. So due to that, this our losses generally we get in post tension are 20 to 30%. And pre-tension generally comes around 15 to 25. To 25. So now if you look at here, due to less losses, so we should always adopt the pre-tensioning. Why we are adopting the post-tensioning then? That will be the question anyone can ask you. So why we do not accept? Because it required first of all this very skilled labor. Other thing is that you you cannot able to what you call it,
And yes, you will get sagging before even your girder will be placed onto your location, like on the top of bridge. So it will become sometime unsymmetrical, or maybe it cannot be put it at the accurate bearing location due to this negative hogging. And other thing will be the setup, this casting, this thing, casting bed and encourages. You need to fix these things in your very, control environment. You cannot put it anywhere near the road or any space available at the side. You need proper casting yard for this kind of bridges. But for the post-tension pre-stress girder, you do not require these kind of things. You can cast anywhere your girder, no issues with it. And then you can take this girder by doing one cable pre-stressing. And in this, do not need permanent anchorages, because all the anchorages will be directly connected with our girder itself. So whenever we want to do the pre-stressing, we can call the pre-stressing guy, or they can come and do the pre-stressing. No issues with it. But here losses will be your less as compared to this loss. Here losses will be more. So this is more economical and this is more conservative. But uh, our society always accept this post-tension bridge. Not pre-tension bridges are very rarely you can able to see. Until unless if someone already specified it that I required pre-tension bridge or post-tension bridge. Now we will discuss about the little bit about the losses. So friction losses happen due to the friction between our cable and our concrete material. So due to that, there will be resistance between concrete and cable. So friction loss will be going to happen, and there will be another one will be our friction coefficient, another will be wobble coefficient. What is mean by wobble? Wobble is due to change in our angle of uh, this cables or tendons, a wobble effect generated. So friction covers the both due to the friction and due to the wobble both. Now after that, our slip happen. And what is mean by slip? Maybe I will show you with the diagram also. If I have any girder and I am doing, maybe I will try to make this is your cables are coming and anchorage, something you can call it. And I will change color. Now when you do the pre-stressing, due to this force, it's try to want to get inside of your bridge. Now when you try to go inside of bridge, this position will be shifted by some mm. So now final position will be this. Then again it will go same. So this change in position from one initial to another one is slip. This is known as 6 mm. So you can only measure it by doing at the side. Otherwise, we have to take the assumption. So because our anchorage is slip due to this post tensioning, so that's why we need to consider this loss. So adjust loss generally happens nearby to the support, not at the mid locations. L by 2. So another loss is the elastic shortening. What is elastic shortening? When we have one girder, I have two cables available. And then I have another table in the blue.
cable. Now when I am doing pre-stressing of green cable, due to which my girder will going to compress and it's going to lose its original shape by some or whatever this thing. This is known as the strain. The strain will going to happen and change in length will going to happen. Now, when we do the second stage pre-stressing, so our stressing will be start at this point, not at this point. So this is known as elastic shortening. Our girder has become shortened after the first stage of pre-stressing. So here is one other concept. If we are doing in the stages, the elastic shortening will going to happen, and if we are not doing in the pre-stressing, like we are pre-stressing all cable together at one time, maybe within the one day, then there will be elastic shortening will not going to happen because at one go all the cable will be pre-stressed, and this girder will take the final shape. You do not require any other pre-stressing until unless if any future provisions are provided or empty ducts have been provided. So this will become, this is Philip, this is this is elastic shortening. Now other losses are creep, the same due to sustained loading, our modulus of elasticity will going to change by theta. So we will lose some strain due to that, and this will also calculate by directly formulas have been given. Then we have shrinkage. Shrinkage is also two type: autonomous shrinkage and dry shrinkage. In dry shrinkage, your water will be evaporate from your structure, and autonomous shrinkage is depend on to how much humidity is available. Not remember correctly. Maybe I will tell you about this because I also do not remember the autonomous. But there will be two, autonomous and dry shrinkage, which will going to happen at the long term, not going to happen just after the casting. They will start, even this losses will start after casting of 30 days when our concrete gain the whole strength. It can start after 7 days, but generally if you are doing manual calculation, we can consider directly after 28 days. But in mid-up, we can simulate real life this time-based model, so we get the very clear losses. Now, the last one is relaxation of steel. When you done the pre-stressing, now this we have provided some force, but this is we have also grouted it, due to which what will going to happen, your cables will lose its tension. So this lose of tension is known as relaxation of steel. That your steel will try to relax. It try to go into its original shape, because no one wants to be remain in the unstable shape. This is unstable for the steel. So the steel wants to go into its original shape, like it wants to go into back its original shape, so it can gain its strength and gain its look. So this is known as your relaxation of steel. This is also happen with the addition of time, that by how many days, years, relaxation of steel have been happening. So code, our IRC 112 already specified all these things, and we will also discuss it when we will do our BADAS model. So the no other thing, pre-stressing, any other thing is required. Okay, yes. That is from my side. If you have any question, you can ask for pre-stressing related or any other question. If anyone has any, yes, I will share with you this document. It has some, yes, yes. एक बार स्लिप वाला सर बता दीजिए हाँ, स्लिप ये है, इसमें ये होता है कि
जैसे ही स्लिप हमने प्री स्ट्रेस करा, प्री स्ट्रेस के बाद क्या होता है, इसमें इतनी ज्यादा फोर्स होती है यहाँ पे, ये हमारा जो एंड एंकरेज होता है अपनी पोजीशन से मूव करके थोड़ा नीचे आता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पैराबोलिक प्रोफाइल दे दी है हमने। अब केबल क्या चाहती है, वो स्ट्रेट होना चाहती है। इसको ये बॉटम में तो रहेगी, लेकिन ये यहाँ से स्ट्रेट, खुद को स्ट्रेट करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि मैं पैराबोलिक शेप में रहूं। वो हम केबल हमेशा क्या चाहेगी कि मैं अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाऊं और अपनी स्ट्रेट शेप में आ जाऊं, जो उसकी नेचुरल शेप है। अब इसमें आने के लिए वो इतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करती है कि जो मेरा एंड एंकरेज होता है वो अपनी पोजीशन से स्लिप होके दूसरी पोजीशन पे आ जाता है। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो हम 6 mm लेते हैं। यही हमारा असम्पशन होता है। ये हमें एक्यूरेट सिर्फ साइट से ही पता चल सकता है कि प्री स्ट्रेसिंग के बाद तुम्हारा हमारा जो एंड एंकरेज है कितने खिसक गया। हम उसके लिए स्केल लगाना पड़ेगा या अलग इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे, फिर वो मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि 6 mm काफी कम होता है, इतनी जल्दी पकड़ में भी नहीं आता है। तो इसलिए इसको वैसे तो इतना बड़ा लॉस नहीं होता है, लेकिन सपोर्ट पे ही आता है, L/2 पे नहीं आता, जहाँ पे हमारा गवर्न होते हैं सारे लोड। बट स्टिल वी नीड टू कंसीडर इट फॉर कैलकुलेटिंग ऑल दी फोर्सेज अमाउंट। तो यही होता है। स्लिप क्या होता है, आप सिंपल टर्म्स में समझो, हमारा एंकरेज अपनी लोकेशन से स्लिप कर गया, बस। ओके सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अब वो कितने mm से 6 mm में स्लिप कर गया, जैसे फिसल गया 6 mm से, क्योंकि इतनी सही। ज्यादा फोर्स आ गई वहां पे। या वही भाई, इतनी ज्यादा फोर्स आ रही, तो थोड़ा तो भाई वो अपना चाहेगा कि डेविएट हूँ मैं अपनी जगह से। यही इतना ही होता है। और ये 6 mm जो है कि ये इन्होंने पहले अपने किसी ने भी टेस्ट किए होंगे, किसी कॉलेज ने लेबोरेटरी में अलग अलग PCSC बीम में लगा के कितना स्लिप हो रहा है, तो उसके बाद उनको एक एवरेज वैल्यू मिल गई 6 mm। तो वो उन्होंने अपने कोर्स में और इधर उधर लेना चालू कर दिया। ये है बस। कई एक्सपेरिमेंट से जितनी बार भी मिली, अब किसी US ने यूरोप में किया होगा, फिर इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हम भी यही करेंगे, जब बाहर वाले कर रहे हैं तो हम भी पीछे हट गए। तो बस यही कॉन्सेप्ट है स्लिप के पीछे, और कुछ नहीं, सिंपल है। और किसी का कोई डाउट इसमें अब तक? हाँ, मैं ये है थोड़ा प्री टेंशनिंग के और पोस्ट टेंशनिंग। देखो इसमें दिखाया हुआ है, यहाँ पहले अपने ब्लॉक लगाए, केबल लगाई और उसको स्ट्रेस कर दिया। उसके बाद हमारे गर्डर्स आए, कास्ट करे और फिर कट कर दिया केबल को, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अब इसमें एक फायदा ये भी होता है, तुम यहाँ पे n नंबर ऑफ अपने वो रख सकते हो, बीम्स, गर्डर और कुछ भी, उसमें सेम अमाउंट ऑफ टेंशन ही सप्लाइड होगा। तो ये काफी अच्छी चीज होती है। जैसे हमें बहुत सारे स्लीपर एक साथ बनाने हैं, बहुत सारे पोल एक साथ बनाने हैं, तो उसमें सिंपल हम 5 पोल रख देंगे या 5 अपने ये रख देंगे, स्लीपर रख देंगे, फिर उनको एक साथ कट करके टेंशन प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन इसके लिए ये सेटअप बहुत जरूरी होता है कि कास्टिंग बेड चाहिए, अपना ये एंड एंकरेज का ब्लॉक अलग से चाहिए, सब कुछ, बहुत ज्यादा स्किल लेबर चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए अच्छी। तो इन सब के चक्कर में इतना तामझाम हो जाता है, थोड़ा पीपल फिर अवॉइड करते हैं, कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है इसकी वजह से, क्योंकि फिर तुम्हें कास्टिंग यार्ड का अलग इंजीनियर चाहिए, उसका मैनेजर अलग चाहिए, उसकी टीम अलग चाहिए। तो वो थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं। अगर आपके पास बड़ा स्पैन है वो तो ठीक है, चलो बड़े स्पैन में कर दो। लेकिन अगर छोटे नॉर्मल ब्रिजेज हैं 2-3 स्पैन के अप टू 5-10 स्पैन तक, वहां पे ये सब काम हम नहीं करते। पोस्ट टेंशिंग सिंपल, गटर कास्ट किया, डक्ट दिया, डक्ट में से ये केबल गई, केबल में अपनी टेंशन प्रोवाइड कराई, उससे कंप्रेशन चली गई कंक्रीट में, और बस अब वो रेजिस्ट कर लेगा अपना, जो भी बेंडिंग मोमेंट आएगा ये गुजर जाएगा। बॉन्डेड अनबॉन्डेड यही होता है कि जो हमारा जो प्री टेंशन में कर रहे हैं वो बॉन्डेड है, और पोस्ट टेंशन में जो कर रहे हैं अनबॉन्डेड, क्योंकि इसमें PVC डक्ट आ जाते हैं। और ये हम करते भी कास्ट होने के बाद है, ये हम कास्ट होने से पहले ही कर लेते हैं। तो कंक्रीट के मॉलिक्यूल्स और केबल्स एक साथ पहले ही इसमें अटैच हो जाते हैं, लेकिन इसमें अटैच नहीं होते, इसलिए इसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है, और इसमें कोई फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता है। एडवांटेज मैंने बता ही दिया तुम्हें। हाँ हाँ, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है, डेप्थ रिड्यूस करता है। डेप्थ रिड्यूस करेगा, वेब की थिकनेस रिड्यूस करेगा, लॉन्गर स्पैन में यूज हो सकता है,
और केबल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ केबल की कितनी होती है? 1856। तो वो बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत होती है। बस डिसएडवांटेज ये हायर मटेरियल कॉस्ट है और प्री स्ट्रेसिंग की वजह से भी फॉर्मवर्क थोड़ा, वरना कुछ और नहीं होता। फिर ये लॉसेस हैं यहाँ पे सारे मेंशन करे हुए कि इलास्टिक शॉर्टनिंग है, फ्रिक्शन मैंने समझाया, इंक्रीज स्लिप, क्रीप, रिलैक्सेशन, वही सारे लॉसेस हैं। तो यह मैं आपको उसमें दे दूंगा, देखना हो तो एक बार खुद से भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू में सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई तैयारी कर रहा हो या फिर अपने टेस्ट की भी तैयारी कर रहा हो, जैसे सिविल इंजीनियरिंग के गेट वेट के क्वेश्चन हो गए या कहीं से और के भी हो गए, उसमें भी ये बेसिक में पूछे जा सकते हैं कि प्री स्ट्रेसिंग कितने टाइप के हो सकते हैं, लॉसेस बता दो, ईएस की तैयारी कर लो। तो अगर प्री स्ट्रेसिंग आएगी तो यही क्वेश्चन बनते हैं, या फिर लॉस के कुछ फॉर्मूले होते हैं फ्रिक्शन के, वो पढ़े जाते हैं, तो उससे हो जाता है एक आधा क्वेश्चन। वरना और कुछ नहीं है प्री स्ट्रेसिंग में, बस इसी को ही रिपीट कर करके सारे ब्रिज बनाए हुए हैं। बस इसको इफेक्टिवली अगर हमें यूज करना आ गया तो आधी ब्रिज इंजीनियरिंग हो जाती है, बाकी फिर सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन रह जाता है। लेकिन ये अच्छी चीज है प्री स्ट्रेसिंग। यूरोप में तो फाउंडेशन, सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन में भी होती है, इंडिया में नहीं होती है, क्योंकि इंडिया ज्यादा सीस्मिक जोन ऑकरेंस है। लेकिन यूरोप में इतनी ज्यादा सीस्मिक जोन नहीं आती, वहां पे कम आते हैं अर्थक्वेक, तो वहां पे हर जगह प्री स्ट्रेसिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब और कोई किसी का क्वेश्चन और कोई डाउट हो तो मैं इतने ये आपको ग्रुप में डाल देता हूँ। Anyone have any other doubt? Sir, in the pre-tensioning, I see some PVC pipes have been used for the for the wire, right? That we have discussed. Na, they use it PVC pipe in pre-tension because at the time of concreting, the cable should not lose its straight behavior. Because of this, concrete will come at some pressure, and they will also Yes, sir. use this Yes, vibrator sir. also. So due to that, if you do not provide the PVC pipe, then your concrete cables will try to deviate from its original path. So Yes. when you do the or even one more thing is that maybe pre-stressing will be not very accurately. Maybe it will create some angle. Maybe it is not always the always going to happen. So this is why we have already discussed with the Raj also, that is why we need to ma'am. provide PVC pipe in pre-tension also. But Yes. generally you can also do without PVC pipe. PVC pipe is only provided just to retain your cables straight, nothing else. Yes. Actually, sir, in my project we were doing the pre-tensioning, so we were using like almost 30 cables. So out of that, Yes, were like because you not because there will be single cable and very less dia PVC pipe will be very there, less. maybe 5 Yes. 4 mm. I do not know how much will be Yes, there. sir. So So it's like 20 cables at the bottom, like 25 cables at yes, the yes, bottom, and and then PVC like pipe 4 will be 5 at the top. easily you can bind with the reinforcement. Yes, sir. But the PVC pipes, like in the design, it was like at the ends, like No, some of these they will not, they were because PVC nothing pipes. will going to happen due to PVC pipe. They will why? Because there will be no friction is generated. All cables are straight, and friction loss is not going to happen because we are doing pre-stressing before evenly concrete casting. So sometime what will Yeah, happen? yes. Okay, sir. Continue. No, I will tell you what will happen when you do the casting, na? When we are doing casting, so when concrete going to pour with very high pressure, so it might be chance, it might be damage our cables also because of this high pressure, and because of this trammy pipe which we use for the vibration.
because sometimes no one knows where is our this cable. So PVC pipe, provide the extra protection to the cables. Only That in one as is per okay, design, sir. there will be no nothing you can say going to happen. This is just for But construction methodology kind of thing. I Mhm. what I felt like, okay, like at the bottom we had like 20 cables. So out of 20 cables, like in like 5 to 6 cables, we provided the permanent PVC. PVC pipes at the Uh, end, so that mhm. the stresses at the end will be less. So that the end, so like at the end section we don't need so much stresses. So I think Yes, because yes. of that we provided the PVC pipe, so that at the end stresses will not so much, so that we don't need to provide so much reinforcement to hold that. So for that reason also I think they provide the PVC pipes in some of the cables, not all of the cables. Like But there is a generally, due to the PVC pipe, there will be no design impact in pre-tension. Post-tension, only little effect happen, but that is only in the losses, not as per the design design as per the design methodologies or as per the construction. So even if you providing it, no issues with it. But the axial stresses will be less, right? At the section wise when we see No, the no, no. It where is does the not going to affect your axial stresses because cables are already stressed. And PVC pipe, what is doing this? This is providing just extra layer. but And sir, when concrete, when concrete, will Mhm. Tell me. PVC pipe will not bond with the concrete, right? No, So yes, so so PVC pipe will not bond with the concrete bond with because the when you concrete. provide So the concrete, you will also put the concrete in your PVC pipes. It will also yes, going to be flow from that. yes. So and even water will go into your PVC pipe. So it will become the part of your structure, your PVC pipe. Yes, You getting my point? So PVC yes, pipe yes. will become a part of your structure. So that is fine. If something is becoming a part of a structure, maybe there is one more thing. If it's taking very higher dia than concrete, because it will be replacing concrete, then it causes problem. Otherwise, as per design, there will be no issues or nothing. You need to be afraid about that. I'll tell you, PVC pipes have no damage. Even in the post tensioning, we provide PVC pipe because to maintain parabolic profile. Otherwise, we cannot able to maintain the parabolic profile for the cables. Yes. I think And in the post after, tensioning then even after pre-stressing, we do the grouting. We never keep it yes, open. yes, yes. Like post tensioning generally we provide the corrugated pipes, Yes, corrugated. HDPE pipes or HDP something for corrugated that. pipe. HDP. Corrugated pipes. So yeah, so concrete bonding will be much better in that case, Yes, yes. and later we grout it No, that's inside what the I'm pipe. telling you. PVC pipe Yes, can be sir. provided, no issues with it. So, as per design, there will be no concern about it. Nothing we have to worry about. Okay. Okay, sir. Okay. Any other doubt, Avinash, you have? Or No, sir. okay. So we will start the modeling. Yes, Yes. sir. On this one, like how to like estimate the camber? Like I wanted some insight on How that to one. estimate restressing The bar? camber. In In the pre-stressing, post tensioning, right? The camber will come once camber will we come, do. but it will come by the pre-tensioning because you will provide the structure directly at the hogging shape or you will provide it at the bending because pre-camber will come due to the pre-stressing. Yes. So that will be directly calculated within the software if you want to calculate that. But if you are talking about the pre-camber which is being used in the steel, that is different. And the pre-camber which is come in the pre-stress concrete, that is different. So I want to know which thing you want to calculate. First of all, pre-stressing pre-camber will going to happen due to the pre-stressing itself. But steel pre-camber happens due to this. Initially, we provide the steel in little bit in like this shape.
But in this, it already automatically become like this shape due to pre-stressing. So this we directly can able to calculate within our analysis part. If you want to Okay, get okay. no issue with it. Whatever I will tell you, direct due to pre-stressing, how much pre-camber is happening, we can directly check in the analysis part. Oh, okay, okay. So that's why Midas is very good. It will directly give us the results, and you can directly show to anyone, take the screenshot that Midas is giving this much, so that will be fine. Okay, because Midas have Okay. been accepted to all over the world. No issues with it, with the result. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you. Bye, Ran. So we will in Bye, the next bye. class we will do the modeling and all. Okay, thank you. Okay.